हेलो, क्या हाल-चाल आप सभी के? स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कि साइंस के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण। और इस चैप्टर से जो रेलवे की जो एग्ज़ाम है, चाहे वो टेक्नीशियन की हो या ग्रुप डी की हो या एएलपी की हो, कि इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो जितने भी साइंस के चैप्टर हैं, उनके जो नोट्स हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। जैसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें देखो पूरे मैंने हाइलाइट भी करके रखे हैं, अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक समीकरण क्या है, इन सब के जो है नोट्स है, इनके लिखने के नियम, ये मैंने खुद से अपने हाथों से ये नोट्स बनाए हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार, संतुलित, असंतुलित, ये देखो जो भी मतलब इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको मैंने यहाँ पर हाइलाइट भी करके रखा है। जैसे कंकाली समीकरण है, हीट एंड ट्रायल विधि है, संयोजन अभिक्रिया है। तो इस पूरे चैप्टर के मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं। और यदि आपको साइंस के जो भी नोट्स वगैरह चाहिए, तो वो इस वीडियो के नीचे हम टेलीग्राम की एक लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखो उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपव्यय, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ये संक्षारण या ऊष्माक्षेपी या विकृत गंधिता, ये पूरे के पूरे नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएँगे। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम इस चैप्टर में इस पूरे की गहराई के अंदर या डिटेल के अंदर हम देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्या-क्या पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम। जो मैंने यहाँ पर पहले से ही हाइलाइट कर या अंडरलाइन करके रखा है, वो ही हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। जैसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण। इसमें है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम एक कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अर्थात कोई भी यदि पदार्थ में यदि दूसरे पदार्थ के अंदर बदलता है और उसके गुणधर्म भी यदि बदल जाते हैं, या नए पदार्थ के जो गुणधर्म हैं वह पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं, तब हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब यहाँ से एग्ज़ाम में क्या-क्या पूछा जा सकता है वो देखो। एक तो इसमें है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अ, वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। अर्थात इसका मतलब है कि मैग्नीशियम एक धातु होती है, मैग्नीशियम को यदि हम जलाते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाते हैं, तो यह एक सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है, जो ज्वाला निकलेगी वो सफ़ेद। लेकिन ये पाउडर बनकर इस गिलास के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और यह जो पाउडर है वह होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यह जो पाउडर है वो भी सफ़ेद रंग का होता है, और यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर इकट्ठा होने वाला जो पदार्थ है वो कौन-सा होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका रंग कैसा होगा? इसका रंग होगा सफ़ेद। और इसकी रिएक्शन की यदि हम बात करें, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो है उसको हम एमजी से लिखते हैं, एमजी, कैपिटल एमजी प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एमजीओ। और जो इस वा गिलास के अंदर इकट्ठा होता है, वाच ग्लास के अंदर, वो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही इकट्ठा होता है। अब इसमें आगे और दे रखा है देखो, जैसे इसमें हम देखते हैं कि यह चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जब मैग्नीशियम रिबन जलती है तो उसमें एक लौ निकलती है या ज्वाला निकलती है, वह श्वेत होती है, सफ़ेद होती है। और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है और नीचे जो पाउडर गिरता है, चूर्ण के रूप में गिरता है, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वह किसका होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसके अलावा इसमें हमको दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो हम कौन-कौन से प्रेक्षणों को देकर कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। पहला है अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, अर्थात ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इसमें बदल सकता है। रंग में परिवर्तन को देखने को हमको मिल रहा है, कोई पदार्थ है उसका रंग बदल रहा है, तो रंग में परिवर्तन होने पर भी हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का निकास या उत्सर्जन, किसी पदार्थ में से यदि गैस निकल रही है तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और एक है तापमान में परिवर्तन, यदि कोई हमारे पास पदार्थ है उसके तापमान बदल रहा है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये जो इनमें से इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण होते हैं। जैसे ये 1 दे दिया, 2 या 3 देकर उपरोक्त सभी भी पूछ सकता है, या इनमें से रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण नहीं है, तो इन 3 के अलावा एक और कोई दे सकता है यहाँ से, तो ये 4 हमारे पास प्रेक्षण होते हैं, इनको देखकर हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके बाद में जो है वह हमारे टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है देखो, जो भी हमने पदार्थ लिए हैं, जब नया पदार्थ बनता है उसको लिखने का जो प्रकार है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया था मैग्नीशियम, और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो पदार्थ हमने लिए थे वो तो लिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इनके बाद जो नया पदार्थ बन रहा था वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो नया पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं, और जो हम पदार्थ काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक। तो तीर से पहले जो भी होंगे वो अभिकारक कहलाएँगे, और जो नया पदार्थ बनेगा तीर के बाद वाले को उसको हम कहते हैं उत्पाद।
तो उसको हम कहेंगे उत्पाद। तो यहाँ पर अभिकारक कौन-कौन हुए? जो हमने पदार्थ काम में लिए। तो एक तो मैग्नीशियम को लिया था और एक इसके साथ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा था। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो अभिकारक कहलाएँगे। लेकिन जो नया पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। लेकिन ये है शब्द समीकरण के रूप में है। देखो ऊपर शब्द है, यानी कि शब्दों के रूप में हमने इनको लिखा है शब्द। जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये शब्दों के रूप में है। यदि इन शब्दों के यदि हम प्रतीक या सूत्र काम में ले लें, सूत्र काम में ले लें, जैसे मैग्नीशियम को Mg से लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 से लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से लिखेंगे, तब हम उसको रासायनिक समीकरण के रूप में मानेंगे। जैसे रासायनिक समीकरण लिखना, जैसे मैग्नीशियम Mg+O2 ये मिलकर क्या बना रहा है? MgO2। अब इधर जो है रासायनिक समीकरण 2 प्रकार की होती है, एक संतुलित और एक असंतुलित। अब संतुलित क्या होती है? तीर से पहले जितने भी तत्व हैं, उनके जो परमाणु की संख्या है और तीर के बाद जो भी तत्व हैं, उनके परमाणु की संख्या यदि समान है, यदि बराबर है, तीर से पहले के प्रत्येक परमाणु और बाद के परमाणु की संख्या बराबर है, तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन यदि संख्या अलग-अलग है, तो उसको हम कहते हैं असंतुलित समीकरण। तो देखो यहाँ से दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या यदि समान है, यदि है तो समीकरण संतुलित है। यदि नहीं है तो वह समीकरण कौन-सी है? असंतुलित। लेकिन अगर हमको उनको संतुलित करना है तो इनको हमको संतुलित करने के लिए इधर इनके जो है संख्या वगैरह लगाकर इनके परमाणु की संख्या बराबर करते हैं। किसी विक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये भी ध्यान रखना, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो समीकरण संतुलित नहीं है, अर्थात तीर से पहले और तीर के बाद के परमाणु की संख्या अलग-अलग है, तो उसको हम ढांचा रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। और मैग्नीशियम वायु के जलने पर ढांचा समीकरण है, यानी कि यह अभी ढांचा, क्योंकि इधर देखो ऑक्सीजन 2 है, तो तीर के बाद में ऑक्सीजन 2 होने चाहिए थे, इधर 1 ही है, तो इसलिए कौन सी समीकरण हो गई? असंतुलित। और असंतुलित को हम क्या कहते हैं? ढांचा समीकरण। एक होती है संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है तो कौन से नियम के तहत इनको संतुलित किया जाता है? तो वो है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के आधार पर। द्रव्यमान का संरक्षण यहाँ पर लगता है, क्योंकि ये पहले जो इधर तीर के पहले अभिकारक है, तीर के बाद हमारे पास उत्पाद है, तो अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वह उत्पादकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसमें नियम जो लगेगा वो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लगता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद तीर के बाद वालों का इनका जो द्रव्यमान है वो, और इनके पहले अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो बराबर होना चाहिए। इसलिए कौन से नियम के तहत इनको संतुलित करते हैं? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के इनको हम संतुलित करते हैं। अब है यदि संतुलित नहीं है तो उनको संतुलित कैसे किया जाता है? जैसे अब एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है एनसीईआरटी का, वह है Fe+H2O, यह मिलकर Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। और इस समीकरण में यदि हम देखें, इधर जैसे आयरन का एक ही है, इधर Fe3, इधर आयरन के 3 अणु हैं। इनको संतुलित कैसे करते हैं? एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, और बाकी उसी के अनुरूप हमको इनको संतुलित करना है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब जैसे ये समीकरण ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, आयरन प्लस H2O मिलकर यह आयरन ऑक्साइड Fe3O4, और यह हाइड्रोजन गैस बनाता है H2। अब इनको संतुलित कैसे करना है? जब भी संतुलित करना है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, इनको हमको लास्ट में करना है या अंतिम में करना है। इनको संतुलित हमको अंतिम में सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देखना है। सबसे पहले हमको धातु देखनी है, सबसे पहले धातु, और उसके बाद में अधातु देखनी है। धातु का मतलब हो गया जैसे इसमें कोई भी धातु जुड़ी हुई है, जैसे इसमें धातु कौन है? आयरन है। यहाँ पर आयरन हमारे पास देखें ये एक ही है, और इधर आयरन के कितने हैं? 3। तो सबसे पहले इनको संतुलित करते हैं। तीर से पहले आयरन केवल 1 और इधर है 3। तो इधर 3 है, तो तीर से पहले इधर ये भी कितने होने चाहिए थे? 3। तो इसके बाहर हम लगा देंगे 3 लगा देंगे। आयरन से पहले कितना लगाएँगे? 3 लगाएँगे, और आयरन से पहले 3 लगा दिया, इसका मतलब इधर भी आयरन कितने हो गए? 3, और इधर भी आयरन कितने हैं? 3 हो गए। और ब्रैकेट में कुछ भी चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर जो सूत्र है वो ऐसे के ऐसे रहेंगे, इनमें चेंज नहीं करना है। ब्रैकेट के बाहर ही संख्या लगाकर हमको संतुलित करनी है। अब जैसे यदि आयरन इधर 3 है, इधर भी आयरन 3 हो गए। ऑक्सीजन देखते हैं अब, क्योंकि आयरन के अलावा ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही बच गए हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनमें से किसी को भी कर सकते हैं पहले, या तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, ये 2 तो हाइड्रोजन का है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है। जब इसको 4 बनाना पड़ेगा तो इस पूरे ब्रैकेट से बाहर हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा, और मैंने ये गुणा कर दिया 4 से। तो 4 ऑक्सीजन इधर और 4 ऑक्सीजन इधर। अब हमारे पास रह गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखना है यहाँ से, हाइड्रोजन इसके अंदर ब्रैकेट में तीर के बाद में 2 ही है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 तो अंदर है, और ये 4 से गुणा भी हो रहा है बाहर। तो हाइड्रोजन हो गए 4 दूनी 8 हो गए। ध्यान रखना ये जो 4 है, अब ब्रैकेट के अंदर जितने भी तत्व रहेंगे सबसे गुणा होता जाएगा। जैसे हाइड्रोजन 2 थे, तो 4 बाहर से गुणा हो रहा है, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 8। अब ये 4 ऑक्सीजन से भी होगा, ऑक्सीजन भी 4 है। इसके यदि अंदर और भी होता तो वो भी 4 हो जाता। तो हाइड्रोजन इधर 8 हो गए, 2 तो अंदर है और 4 से गुणा और हो रहा है बाहर। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, टोटल हाइड्रोजन हो गए 8।
और इधर 2 ही है। इधर भी 8 होनी चाहिए थे, इसको कौन-सी संख्या से गुणा करें तो को कि 8 हो जाए, तो इसको भी कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो ये 4 दूनी कितना हो गया 8। अब एक बार फिर से देख लो, आयरन इधर 3 है, इधर भी आयरन 3 है। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 4 दूनी 8 और इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 8। अब ये समीकरण जो है संतुलित हो गई। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, गुणांक के स्थान पर जैसे अक्स दे दिया, यहाँ पर इसका y दे दिया, यहाँ पर इसका जैसे मान लो z दे दिया, यहाँ पर इसका a दे दिया। एक्स, y, z और a की पहचान कीजिए। तो अक्स के स्थान पर 3, y के स्थान पर 4, z के स्थान पर यदि पहले कुछ भी नहीं आता है उसकी जगह हम 1 मान लेंगे। तो इस तरीके से इनको क्या करते हैं हम संतुलित करते हैं। तो इसके अलावा हम आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। जैसे इसमें भी यही दे रखा है, देखो 3Fe प्लस 4H2O, यह Fe3O4 प्लस 4H2O। अब एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस पूरी विधि को हम क्या कहते हैं, संतुलित करने की विधि को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम और आगे देखें कि एक इसमें ये हमको दे रखा है, इसके 2-3 एग्जांपल जो इसमें बैलेंस वगैरह करना होता है। तो ताप और दाब अगर कुछ भी होते हैं, इनको हम तीर के ऊपर या तीर के नीचे भी लिखते हैं। ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कई बार एग्जाम में इसको भी बैलेंस करवा लिया जाता है। 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये वाली जो है ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, इसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब पहले अभिकारक हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, अभिकारक चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, सब मिलकर केवल यदि एक ही उत्पाद बनाए या एक ही नया पदार्थ बनाए, वे सब कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी, वो संयोजन अभिक्रिया। जैसे हमारे पास ए है, दूसरा बी है, आपने सी ले लिया, ये तीनों जो मिलकर है ए बी सी मिलकर यदि एक नया पदार्थ बना रहा है डी, तो एक ही बनना चाहिए। 3 अभिकारक मिलकर एक ही बना रहा है, एक ही जब बनाता है उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, इसी को हम योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। सबका मतलब होता है जुड़ना। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ध्यान रखना, बिना बुझा हुआ चूना। जब जैसे इसको हम जल के साथ मिलाएंगे, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, अब ये कहलाएगा बुझा हुआ चूना। लेकिन जैसे जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका सूत्र कि बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है और बुझा हुआ चूना कौन सा है। तो बुझा हुआ चूना, जैसे इसको कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, ये तो है बुझा हुआ चूना। और बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये 2 मिलकर, देखो कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर केवल एक ही बना रहे हैं इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें से क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। इसके अलावा ये जो है ब्रैकेट वाला, इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो बना है, इसका उपयोग हम सफेदी के लिए करते हैं। अब इसी विलयन का उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम दीवारों पर सफेदी करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे हम दीवारों पर सफेदी करेंगे तो यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इस वायुमंडल में उपस्थित इस CO2 गैस के साथ अभिक्रिया करके इस पर एक दीवार पर चमकदार परत बना लेता है, वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की। अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस CO2 के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और ये जो जल है, यह जल बाहर निकल जाता है। तो जो दीवारों पर जो सफेद जो परत होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ऊपर दी गई अभिक्रिया में निर्मित भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, किसका उपयोग किया जाता है, भुजे हुए चूने का। यही हम दीवारों पर लेप करते हैं, और फिर यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से विक्रिया करके और दीवारों पर एक परत बना देता है। वो कौन सी बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है, और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जब दीवारों पर चमक आ जाती है और जो परत बन जाती है वह कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है, और इसी दीवारों पर चमक आ जाती है। और रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ध्यान रखना, संगमरमर का जो सूत्र होता है वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर का सूत्र जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट और किसका होता है, चोक का भी होता है, खड़िया का भी होता है। अब इसके हम आगे देखते हैं, और हमको क्या दे रखा है संयोजन अभिक्रिया में। जैसे जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर भी जल बना रही है, मतलब 2 अभिकारक, इधर वाले अभिकारक हैं, ये अभिकारक मिलकर उत्पाद बना रहे हैं, एक ही उत्पाद बना रहे हैं H2। तो इसके बाद में जो है कुछ अभिक्रियाओं में देखो ऊष्मा बाहर निकलती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
जिनमें क्या निकलती है और साथ में ऊष्मा। जैसे गैस का दहन प्राकृतिक गैस का सूत्र होता है CH4। CH4 को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएँगे, जब भी कार्बन को जलाएँगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 गैस हमेशा निकलेगी और यह जल और साथ में ऊर्जा। तो ऊर्जा बाहर निकल रही है तो कौन-सी हो गई ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा अभी जो हमने ये रिएक्शन देखी थी, इसमें भी देखो ऊष्मा बाहर निकल रही है। जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है उत्पाद के साथ-साथ ऊष्मा बाहर निकलेगी, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। श्वसन भी एक ऐसी है, श्वसन भी हमारे पास एक ऐसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। क्योंकि श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन गैस अंदर ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर जाएगी और यह ग्लूकोज को तोड़ेगी। कोशिकाओं में क्या रहता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जैसे ही ये टूटेगा तो किस-किस में टूटेगा CO2 जल और ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा बाहर निकल रही है यहाँ से भी और जैसे ही ऊर्जा बाहर निकलेगी यह भी कैसी है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके अलावा देखो आगे एक और यहाँ पर इस बार आगे वाली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, मतलब एक पदार्थ अगर टूट जाता है उससे 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बना लेता है। एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बनाता है उसको हम वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक टूटकर अनेक पदार्थ बनाना। अब एक टूटकर चाहे वो 2 बनाए या 3 बनाए या 4 बनाए सब किस में आएंगे वियोजन अभिक्रिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये दे रखा है हमको आयरन सल्फेट का। आयरन सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। वैसे इसका पूरा सूत्र होता है FeSO4 7H2 जो कि ये दे रखा है यहाँ पर। इसका रंग होता है हरा। इसका कैसा रंग होता है हरा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आयरन सल्फेट के क्रिस्टल का कैसा रंग होता है हरा रंग होता है। जब इसको गर्म करते हैं आयरन सल्फेट FeSO4 को गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या-क्या बनेगा। एक तो बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और 2 उत्पाद और बनाएंगे साथ में SO2 गैस और एक SO3 गैस। Fe2O3, SO2 और SO3 मतलब एक पदार्थ जो है यह टूटकर यह 3 नए पदार्थ बना रहा है। तो एक टूटकर जब नए 3 नए बनाएगा उसको हम वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे-छोटे उत्पाद प्राप्त करता है, यह वियोजन अभिक्रिया है। अब ये जो हरे रंग का था, जैसे ही ये हरे रंग का था आपने इसको गर्म किया, ये अलग-अलग पदार्थों में टूट गया। अब इसका हरा रंग गायब हो गया। तो हरा रंग जो था ना वो इस पानी की वजह से था 7H2O जिसको हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं क्रिस्टलन जल। जैसे ही किसी अगर यौगिक से पूरा क्रिस्टल जल बाहर निकल जाता है फिर उसका रंग जो है वो रंगीन हो जाता है। क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। देखो गर्म करने पर फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट 7H2O का क्रिस्टल जब त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। और फेरिक ऑक्साइड एक तो Fe2O3 प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आयरन सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो ठोस अवस्था में प्राप्त होने वाला एक उत्पाद का नाम बताइए। तो ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 क्या है गैसें हैं। और ये वाला भी ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड को हम और क्या कहते हैं इसको चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। लेकिन इसका उपयोग जो हम अनेक उपयोगों में एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। तो ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। एक पदार्थ जब टूटता है अगर ऊष्मा ग्रहण करके टूटता है तो उसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन या गर्म करके जिसको अगर पदार्थ टूटता है उसको भी ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर भी जिसको कहा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना तो है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन चूना पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, ऊष्मा की उपस्थिति में जब ये ऊष्मा ग्रहण करेगा और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट यह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस 2 में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना। ध्यान रखना चूने पत्थर से कौन-सा बनता है? बिना बुझा हुआ चूना बनता है। बुझा हुआ चूना बन बिना बुझा हुआ सॉरी यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये आएगा बिना बुझा हुआ चूना। जब इसी को पानी में डालेंगे तब जाकर बनेगा बुझा हुआ चूना। यह तो पहला कौन सा वियोजन होगा। वियोजन 3 प्रकार के होते हैं, एक ऊष्मीय होता है, एक प्रकाशीय और एक वैद्युत। यह तो है ऊष्मा की उपस्थिति में होने वाला वियोजन ऊष्मीय। अब हम देखते हैं वैद्युत वियोजन क्या है। तो देखो विद्युत धारा प्रवाहित करके, जैसे जल है, जल को अगर हम गर्म करेंगे केवल भाप बनेगी, लेकिन भाप का सूत्र भी H2 ही रहेगा। लेकिन यदि जल के अंदर हम 2 छड़ डाल दें, इनको बोलते हैं छड़, इलेक्ट्रोड छड़ या ग्रेफाइट की छड़। ये 2 छड़ हैं, इनको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, जैसे 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया और इसमें हमने एक स्विच भी जोड़ दिया ऑन ऑफ करने के लिए। अब बैटरी में हमको पता है 2 सिरे होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। तो बैटरी के अंदर जो प्लस वाला सिरा होगा, एक माइनस वाला सिरा होगा। जो प्लस वाले सिरे के साथ जो छड़ जुड़ेगी, प्लस वाले सिरे के साथ जो छड़ जुड़ेगी उसको हम बोलते हैं एनोड। ध्यान रखना एनोड किसे बोला जाएगा, प्लस छड़ वाले के साथ जो जुड़ता है। और जो कैथोड है उसको माइनस वाले छड़ के साथ जोड़ा जाता है। अब माइनस वाले के साथ जोड़ेंगे वो कैथोड कहलाएगी और एनोड कौन सी कहलाएगी, जो प्लस के साथ जुड़ी हुई हो। जैसे ही इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे H2O। तो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करते ही यह 2 गैसों में टूट जाएगी, एक हाइड्रोजन और एक
ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसों में टूट जाएगी। अब एक छड़ से तो हाइड्रोजन जाएगी, एक छड़ से ऑक्सीजन, और एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, एक छड़ हमारे पास कौन-सी थी? एनोड, और एक कौन-सी थी? कैथोड। एनोड से कौन-सी निकलती है और कैथोड से कौन-सी निकलती है? तो ध्यान रखना, एनोड जो है प्लस के साथ जुड़ेगी, वो प्लस की तरह काम करेगी। जो माइनस के साथ जुड़ेगी, वो माइनस की तरह। अब माइनस वाले के पास प्लस की जाएगी, प्लस वाले के पास हमेशा माइनस। मतलब विपरीत आयनों में हमेशा क्या होता है? आकर्षण। अब प्लस वाली ये छड़ है, तो इसके पास माइनस जाएगी, ऑक्सीजन की प्रकृति नेगेटिव होती है, और हाइड्रोजन की कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो ऑक्सीजन की नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के पास जाना चाहिए। पॉजिटिव कौन है? ये वाली सीरीज, मतलब एनोड। तो ध्यान रखना, एनोड से हमेशा कौन सी गैस जाएगी? ऑक्सीजन। और बाकी जो कैथोड है, ये माइनस की है, लेकिन इसके पास प्लस की आएगी। प्लस की कौन है? हाइड्रोजन। तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस जाएगी, और एनोड से ऑक्सीजन गैस। और ये है विद्युत धारा प्रवाहित करके एक पदार्थ किसमें टूट गया? दो पदार्थों में टूट गया। इसको बोलते हैं वैद्युत वियोजन। दूसरा वियोजन का प्रकार ये है। और एक लास्ट और है प्रकाशीय वियोजन। कुछ पदार्थों को यदि हम प्रकाश में रख दें, सूर्य के प्रकाश में रख दें, तो वो टूट जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक ये दे रखा है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड का रंग वैसे तो सफेद होता है, लेकिन जब इसको हम धूप में रख देंगे, थोड़ी देर बाद में सिल्वर क्लोराइड जो है, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस तो बाहर निकल जाएगी, सिल्वर में बदल जाएगा, और इसका रंग धूसर रंग का हो जाता है। तो ये रंग वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। जैसे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। तो श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का है, और बाद में ये कैसा हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम धूप में रख देंगे, यह भी सिल्वर और ब्रोमीन गैस बनाता है, ब्रोमीन तो बाहर निकल जाएगी। और इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, पहले फोटोग्राफी में इनका उपयोग हम किया करते थे। इन दोनों का, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। और इनका वियोजन हो रहा है, मतलब ये भी दो भागों में टूट रहा है, एक से दो। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। तो वियोजन के खुद के 3 प्रकार हैं, ऊष्मीय है, वैद्युत है, और हमारे पास यहाँ पर कौन सा हो गया? प्रकाशीय वियोजन। इसके बाद में हमारे पास इसमें जिन अभिकारकों में ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिकारक टूटने के लिए ऊष्मा का अवशोषण करेंगे, वो कौन सी में आएगी? ऊष्मा शोषी। पहले था ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का बाहर निकलना। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का अवशोषण होना। और ऊष्मा का अवशोषण होना, जितने भी ये देखो ऊष्मा अवशोषित हो रहा है, यहाँ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट किसका अवशोषण कर रहे हैं? ऊष्मा का। तब जाकर एक कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में टूट रहा है। आयरन सल्फेट किसका अवशोषण कर रहे हैं? ऊष्मा का। तब जाकर आयरन ऑक्साइड SO2 और SO3 में। मतलब ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ऊष्मा शोषी के हैं। ऊष्मा का यहाँ पर क्या हो रहा है? अभिकारकों के द्वारा अवशोषण हो रहा है। इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया है। देखो, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? हटाना। अगर कोई किसी भी यौगिक के पास ज़्यादा क्रियाशील तत्व आ गया, ज़्यादा शक्तिशाली आ गया, वह अपने से कम शक्तिशाली को वहाँ से हटा देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। ऐसी विक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये है हमारे पास आयरन, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें यदि हम आयरन को डालेंगे, तो आयरन और कॉपर, ये दो हमारे पास, कॉपर सल्फेट ये कॉपर में धातु है, और आयरन यहाँ पर धातु है। अब यहाँ पर कॉपर से ज्यादा क्रियाशील ये आयरन है, तो आयरन इस कॉपर को तो हटा देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा, तो ये तो बनाएगा आयरन सल्फेट, और कॉपर हो जाएगा अलग, FeSO4, और ये कॉपर को कर दिया अलग। ऐसी विक्रियाएं क्या कहलाती है? ऐसी विक्रियाएं कहलाती है हमारे पास विस्थापन विक्रियाएं। जैसे यहाँ पर देखो, कॉपर सल्फेट में यदि हम जिंक भी डाल दें, तो जिंक इस कॉपर से बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है, तो इस कॉपर को ये आराम से हटा देगा। जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। ऐसे मानो ये ज़्यादा शक्तिशाली है, ये कम शक्तिशाली है। ये कम शक्तिशाली को आराम से यहाँ से हटा देगा, कॉपर हो गया अलग, और ये खुद क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा। इसी तरीके से एक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान-प्रदान होता है। ये देखो, वे अभिक्रिया हैं जिनमें के अभिकारकों के बीच आयनों का आदान-प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आयन क्या होते हैं वो देखो, जैसे आपने 2 यौगिक ले लिए, एक तो सोडियम सल्फेट और एक बेरियम क्लोराइड। इसमें धातु कौन-सी है? सोडियम। और धातु जो होती है, उन पर प्लस होता है हमेशा। उन पर क्या होता है? प्लस होता है। और अधातुओं पर क्या होता है? माइनस। इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड में, बेरियम धातु है, तो धातु पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन अधातु है, इस पर क्या होगा? नेगेटिव। ये आयन बन गए, धातु वाले पॉजिटिव हैं और अधातु वाले कौन से आयन बन गए? नेगेटिव वाले। अब ये दोनों अभिकारक हैं। जब इन दोनों सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, जब इन दोनों को मिलाएँगे, तो इनके मध्य आयनों का क्या हो जाएगा? एम एक्सचेंज हो जाएगा, या आयनों का आदान-प्रदान हो जाएगा। इस प्लस के पास ये माइनस वाला था, तो इस माइनस ये तो हट जाएगा, और ये माइनस वाला आ जाएगा Cl वाला। तो Na के पास Cl आ जाएगा, तो ये तो बना लेगा NaCl। और इस बेरियम प्लस के साथ ये माइनस हट गया, तो इसका माइनस इसके पास आ जाएगा, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट।
ये बन जाएगा PaSO4। तो इस तरीके से अभिकारकों के बीच जिनमें आयनों का आदान-प्रदान हो जाता है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है। पहले प्लस के पास ये माइनस था तो ये तो हट गया, ये माइनस आ गया। इस प्लस के पास ये माइनस था, ये यहाँ से हट जाएगा, इसके पास ये माइनस आ गया, तो आयनों का आदान-प्रदान हो गया। इन अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। और इनमें देखो, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा पदार्थ बन जाए मिलाने पर, जो क्या हो, पानी में या इनमें आदि में हो, अघुलनशील हो, तो ऐसे पदार्थों को हम अवक्षय पदार्थ कहते हैं। जैसे बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट ये अविलेय पदार्थ है, इसको अवक्षय बोलते हैं, और पूरी रिएक्शन को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो, श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, और अविलेय पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप। और जिन अभिक्रिया में अवक्षेप निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सभी अभिक्रियाओं में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनमें आपको हो सकता है कि एक ऐसा पदार्थ मिल जाए जो उसके अंदर घुलता ही नहीं है या अविलेय हो, उसको हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके अलावा है उपचयन या अपचयन। उपचयन क्या है? देखो, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें देखो, उपचयन के अंदर हमारे पास दे रखा है, जैसे कॉपर के अंदर यदि हम ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। इसको ऑक्सीजन का प्रोवाइड का मतलब है इसको जला रहे हैं हम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर को जलाएंगे तो उसके ऊपर एक काले रंग का पदार्थ जम जाएगा और उसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, काले रंग का। तो देखो, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? तो जैसे अगर कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा हो गया? काला रंग। यानी कि कॉपर भूरे रंग का होता है, भूरे से कैसा हो गया? काला। यदि इसी में वापस अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दें तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करने पर देखो, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस इस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर ये जल बना लेगी और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो कहते हैं उपचयन हुआ है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है, देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसी तरीके से मैग्नीशियम वाला शुरू में एग्जांपल देखा था, जैसे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, मैग्नीशियम में क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन, तो ये क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। इसको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। और ऐसे ही अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जैसे हाइड इसमें अगला हमको दे रखा है कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनमें दोनों साथ साथ देखने को मिले, उपचयन भी और अपचयन भी, उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है और ये है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की थी, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये तो बना रहा है जल, और कॉपर हो गया था अलग। जैसे पहले यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, तो कॉपर ऑक्साइड अब इसके पास ये कॉपर में बदल गया, ऑक्सीजन निकल गई, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है इसके पास, पहले यहाँ पर थी, तो उसको तो हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जैसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन थी, इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, और ये अब इसके पास यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गई है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना कैसी अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन। तो दोनों एक ही अभिक्रिया में दोनों हमको देखने को मिल रही है, उपचयन और अपचयन। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा जैसे ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन का भी है। अब जैसे कार्बन, जैसे इसमें कार्बन से विक्रिया करवाएंगे, ये बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और ये बनेगा जिंक। तो देखो, जिंक ऑक्साइड, पहले इसके पास ऑक्सीजन थी लेकिन अब जिंक के पास नहीं है, तो ये ऑक्सीजन हट गई, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर? अपचयन। लेकिन कार्बन अकेला था, अब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो ये इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये इनकी डेफिनेशन भी है। यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या और हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, और एक है पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। और एक इसमें सेकंड लास्ट हमको टॉपिक दे रखा है कि संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? देखो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल से या आर्द्रता से या आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है या खराब हो जाती है, और इसी को हमें इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमको दे रखा है, जैसे चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। ध्यान रखना, जो चांदी के ऊपर जो काली परत आती है वह सल्फर गैस के कारण आती है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, गैस बताओ। और तांबे के ऊपर जो हरी परत आ जाती है वह वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस के कारण। कौन सी गैस के कारण आएगी? CO2 गैस के कारण। वैसे इस ये जो डिटेल्स है अध्याय नंबर 3 में आएगा संक्षारण वाला, तो वापस देख लेंगे। और एक लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है? देखो, विकृत गंधिता गंध का खराब हो जाना। कुछ पदार्थों में थोड़े दिन बाद में जो भी खाद्य सामग्री होती है उनमें एक अलग ही गंध आने लग जाती है या खराब हो जाती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। जैसे वसा युक्त है या तेलीय युक्त जो भी खाद्य सामग्री है, थोड़े दिन बाद में यह इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उपचयित हो जाती है, अर्थात ऑक्सीजन से विक्रिया करके यह तेल या वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, खराब गंध आने लग जाती है, उनके स्वाद या गंध बदल जाते हैं। अब उनका उपचयन यदि रोकना है, हम चाहते हैं कि वो जल्दी खराब ना हो, तो उसके अंदर हम प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन की अभिक्रिया को रोक दें, प्रतिऑक्सीकारक।
उल्टा काम करने वाले, ऑक्सीजन का उल्टा काम करने वाले उसमें मिलाए जाते हैं। जैसे और भी है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। उपचयन यानी ऑक्सीकरण की गति क्या हो जाती है? धीमी, वायुरोधी बर्तनों में। इसके अलावा ये ध्यान रखना, चिप्स बनाने वाले जो चिप्स की थैली वगैरह होती है, उसमें से ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल देते हैं और उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके या ऑक्सीजन से विक्रिया ना कर सके। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, और इसके जो डिटेल से क्वेश्चन है, बैलेंस करना, संतुलित करना, ये हम अगले वीडियो में लेकर आएँगे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।